प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय ऐप्स विकसित करने का किया आह्वान। आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती में ऐप्स बनाने वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी सहायता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को दी बड़ी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश भर में 98 पार्क और व्यायामशालाएं ग्रामीणों को की समर्पित। प्रदेश का पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिरसा में शुरू। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश के अन्य जिलों में भी बनेंगे ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और देश भर में मना गुरु पूर्णिमा पर्व। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने देशवासियों को दी पर्व की बधाई। ब्रह्म सरोवर के तट पर श्रद्धालुओं ने पवित्र जल का आचमन कर किया गुरुवंदन। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया है। स्टार्टअप और तकनीकी क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने और भारतीय ऐप निर्माताओं और नवाचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐप्स में अपनी अपनी श्रेणियों में विश्व स्तरीय बनने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने आम लोगों और प्रौद्योगिकी से जुड़े समुदाय से आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती में भाग लेने का आग्रह किया। ये चुनौती 2 स्तरों पर आयोजित होगी, मौजूदा एप्लीकेशंस का संवर्धन और नए एप्लीकेशंस का विकास। उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा कि ई लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, बिजनेस, मनोरंजन, कार्यालय संबंधी कार्य और सोशल नेटवर्किंग के लिए मौजूदा ऐप्स को बढ़ावा देने और नए ऐप्स विकसित करने के लिए सरकार आवश्यक सहयोग उपलब्ध करवाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनौती के नतीजे मौजूदा ऐप्स को बेहतर स्पष्टता हासिल करने और अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और विश्व के अनेक मुद्दों के समाधान के लिए नए एप्लीकेशंस विकसित किए जाने की असीम संभावना है। भारत के पास प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के अनुकूल पारिस्थितिकीय तंत्र हैं और इनके लिए भारतीय बाजारों में भी अपार क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुदायिक आधार पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जैविक खेती वाले भूभाग का मानचित्र विकसित किया है। इसमें 88 जैव नियंत्रण कारकों और 22 जैव कीटनाशकों की पहचान की है, जिनसे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश में कृषि अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की प्रगति की समीक्षा की। इसमें उन्होंने निर्देश दिया कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने किसानों को उनकी ज़रूरत के अनुसार सूचना उपलब्ध कराने में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए हर साल हैकेथॉन यानी लंबी कार्यशाला या शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। खेती के काम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ऐसे औजार और उपकरण तैयार किए जाने चाहिए जिनसे उनका परिश्रम कम हो। उन्होंने स्वस्थ और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए ज्वार, बाजरा, रागी और अन्य अनाज शामिल करने की जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि उपकरणों की सुलभता और उपज को खेतों से बाजार तक ले जाने की परिवहन सुविधा सुगम बनाई जानी चाहिए। इस बारे में कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग ने किसान रथ ऐप आरंभ किया है। उन्होंने पानी के किफायती उपयोग के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि घास और स्थानीय चारे की पौष्टिकता समझने के लिए अध्ययन किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 98 पार्क एवं व्यायामशालाओं का उद्घाटन किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राज्य के सभी 22 जिलों में बने इन पार्कों एवं व्यायामशालाओं को मुख्यमंत्री ने गुरुजनों को समर्पित किया। इससे पहले 12 व्यायामशालाओं का उद्घाटन शनिवार को मुख्यमंत्री ने सोनीपत में किया था। इन सभी व्यायामशालाओं में आयुष विभाग के वेलनेस सेंटर भी बनाए जाएंगे ताकि ग्रामीणों को व्यायाम संबंधी सभी सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव-गांव में व्यायामशालाओं की सुविधा होने से समाज में योग का प्रचलन बढ़ेगा। लोग व्यायाम से अपने शरीर को मजबूत कर बीमारियों से लड़ने के योग्य बना सकेंगे। कि शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से हमको योग पद्धति के साथ साथ आयुर्वेद पद्धति और किस प्रकार के से शरीर को स्वस्थ रखा जाए, ऐसे सारी प्रचार का जो केंद्र है वो ये स्थान बने
और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको वेलनेस सेंटर्स खोलने हैं। पिछले जो पहला वेलनेस सेंटर्स के उद्घाटन का प्रधानमंत्री जी ने देश भर का कार्यक्रम किया, उसमें 20 वेलनेस सेंटर्स ये हरियाणा में भी बनाए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल और योग के महत्व को समझते हुए हमने प्रदेश के 6500 गांवों में पहले चरण में 1000 योग एवं व्यायामशालाएं खोलने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि पार्क एवं व्यायामशालाओं में योग वॉलंटियर नियुक्ति में उसी गांव या आसपास के गांव के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा योग को अपनी दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। ऐसी योग की ज्यादा अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, शहरों में इसका अभ्यास करने के लिए लोग आगे आए, तो उनको स्थान उपलब्ध कराना, इसका हमने 2 वर्ष पहले एक योजना बनाई थी कि 6500 अपनी पंचायतें हैं, इनमें से पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में योग कम व्यायामशालाएं ये बनाई जाए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज सिरसा क्लब में नवनिर्मित मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश का ये पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। भविष्य में इसी तरह के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रदेश के अन्य जिलों में भी बनाए जाएंगे। इससे जगह का सही इस्तेमाल होगा और खेल सुविधाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। एक ही बिल्डिंग में कई तरह के इंडोर गेम्स खेले जा सकेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में टेस्टिंग लैब स्थापित की जा रही हैं। टेस्टिंग लैब स्थापित होने से जांच शीघ्र हो पाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 3 जिलों में एंटीबॉडी टेस्ट की भी शुरुआत की जा चुकी है। आने वाले समय में पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण को हराने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। हमने 22 के 22 जिलों के अंदर इंडिपेंडेंट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर कदम उठाया। साथ में जो हमारे 3 बड़े शहर हैं उनके अंदर एंटीबॉडी टेस्ट भी शुरू कर दिए, और जैसे जैसे एंटीबॉडी टेस्ट बचे डिस्ट्रिक्टों में जाएगा, साथ ही प्लाज्मा बैंक्स भी डेवलप किए जाएंगे और प्लाज्मा थेरेपी की और कदम। आज गुरु पूर्णिमा है। इस अवसर पर देश के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मानव संसाधन एवं विकास मंत्री के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट संदेशों में उन्होंने लोगों को अपने गुरुजनों के प्रति पूर्ण आस्था व विश्वास जताते हुए उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने गुरुजनों की शिक्षा और संस्कार को देश और समाज के लिए सार्थक बनाएं। इसी से हमारे गुरुजनों को संतोष मिलेगा। हमारी परंपरा में मानव जीवन के जिन 3 ऋणों की कल्पना की गई है, उसमें गुरु ऋण अध्ययन, अध्यापन और ज्ञान के विकास और प्रसार से चुकाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। जीवन को सार्थक बनाने वाले गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने का आज विशेष दिन है। इस अवसर पर सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन। मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि गुरु का दर्जा भगवान के बराबर माना जाता है, क्योंकि गुरु व्यक्ति और सर्वशक्तिमान के बीच एक कड़ी का काम करता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि गुरु की कृपा हमारे जीवन को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश से सार्थक, सुखद एवं सुगम बनाती है। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पर श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पवित्र जल का आचमन किया। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन को महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के पुरोहित ब्रजमोहन भार्गव ने बताया कि धर्म ग्रंथों में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन ब्रह्म सरोवर के तट पर की गई पूजा अर्चना फलदायी मानी गई है। जो गुरु पूर्णिमा मनाई गई वो गुरु वेदव्यास जी का पूजन करके मनाई गई। तो आज से ये प्रथा उसी समय से पड़ी हुई है कि लोग आकर के अपने गुरु का पूजन करते हैं। सरोवर पर आकर के पूजन करने से इसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। तो जिस प्रकार जिसके भी जो भी गुरु हो, जिससे भी किसी भी प्रकार की शिक्षा ली हो, जैसे मैकेनिकल लाइन में है, कंप्यूटर लाइन में है, या हमारे वैदिक रूप में है, या ज्योतिष के रूप में, या कर्मकांड के रूप में, कोई भी किसी से गुरु से शिक्षा लेता है, या गृहस्थी गुरु से गुरु मंत्र लेते हैं, तो उनका आज के दिन विशेष पूजन होता है।
प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 माह तक बढ़ा दी गई है। योजना के तहत देश के 80 करोड़ लाभार्थियों को अब दिवाली व छठ पूजा तक निःशुल्क राशन मिलेगा। यमुनानगर के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक राजेश आर्य ने बताया कि इस योजना की प्रत्येक यूनिट में 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना या दाल वितरित की जाती है। योजना के तहत अप्रैल, मई और जून में ये राशन वितरित किया जा चुका है। इस योजना से यमुनानगर के लगभग 6.5 लाख लोग लाभान्वित होंगे। लाभार्थियों ने बताया कि प्रधानमंत्री की सोच सकारात्मक है। इस योजना के लागू होने से गरीब व जरूरतमंद को अन्न के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम का नाम है और इसमें अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में फ्री ऑफ कॉस्ट राशन वितरित किया गया और ये उन्हीं लोगों को किया गया जो WY, BPL और OPH कैटेगरी के लोग हैं। अप्रैल से लेके अब तक हमें राशन फ्री मिला है। अप्रैल, मई, जून और आगे भी नवंबर तक फ्री मिलेगा राशन। अप्रैल, मई, जून तक का हमें फ्री मिल चुका है। आगे छठ पूजा तक हमें फ्री राशन मिलेगा। चने मिले थे। हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। आगामी 10 जुलाई तक नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता CMO डॉक्टर मंजीत सिंह ने की। डिप्टी MS डॉक्टर राजेश भोला ने कहा कि हमें स्वयं तो नशे से दूर रहना चाहिए ही, साथ ही दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सबका परम कर्तव्य है कि जब तक हम इस नशा रूपी अभिशाप से मुक्ति नहीं पा लेते तब तक हम आमजन को जागरूक करते रहें। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर संदीप लोहान ने बताया कि जींद में स्थापित OST सेंटर में इस समय 130 मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। सेंटर में अब तक कुल 332 मरीजों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। वर्ष 2014 से स्थापित ये सेंटर लगातार युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए तो प्रेरित कर ही रहा है, साथ ही उपचार भी कर रहा है। सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक नशा विरोधी पखवाड़ा है जो कि आने वाली 10 जुलाई तक चलाया जाएगा और इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। उसी के तहत आज माननीय सिविल सर्जन के दिशा निर्देश के तहत जो है आज ड्रग अब्यूज़ के ऊपर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नशा हैं जो आजकल की एडोलिसेंट और यंग जनरेशन हमारा जो इसके अंदर संलिप्त होती जा रही है, उसके ऊपर एक जो हॉस्पिटल का पैरामेडिकल स्टाफ है उन सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया और उनको इसके बारे में अवेयर किया गया। 26 जून से 10 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधक एक पखवाड़े के रूप में इसको स्वास्थ्य विभाग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ का एक वो रोस्टर बनाया हुआ है। इससे पहले हमने 26 जून को भी एक IDU यूज़र्स हैं जो इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स हैं उनको अवेयर करने के लिए एक सेलिब्रेट किया था प्रोग्राम। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उपचार पाकर ठीक होने वाले रोगियों की दर लगभग 60% से ज़्यादा हो गई है। देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 2,44,000 को पार कर चुके हैं, जबकि 4,09,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। ICMR के अनुसार अब तक पिछले 24 घंटे में देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 2,42,383 नमूनों की जाँच हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में भारत सरकार के कार्यों की सराहना की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में परीक्षण किट बनाने में आत्मनिर्भरता हासिल करना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने शुरू से ही कई प्रभावी कदम उठाए और जनवरी महीने में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुरूप प्रबंधन लागू कर दिए थे। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत को अब इस महामारी के डेटा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज न केवल हरियाणा बल्कि देश और पूरी दुनिया के लिए कोरोना संक्रमण का चुनौतीपूर्ण समय है। उन्होंने कहा कि हरियाणा हर संभावित स्थिति से निपटने को तैयार है। वे शनिवार शाम को रोहतक के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और बाद में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक्टिव केसों में गिरावट आई है। PGI रोहतक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनके विस्तार
विस्तार से चर्चा हुई है। आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड, कोविड केयर सेंटर, बिस्तरों की उपलब्धता व ऑक्सीजन की मात्रा को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियां भी अब धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। विभिन्न संस्थाएं व व्यापारिक प्रतिष्ठान नॉर्म के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में ऑनलाइन तकनीक के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। की सारी स्थितियाँ संतोषजनक हैं। इसी प्रकार यहाँ भी मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के सब लोग उनसे चर्चा की है। सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं। आगे की जो प्रोजेक्शंस हैं उनके हिसाब से व्यवस्थाएं भी सारी ठीक की गई हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय ऐप्स विकसित करने का किया आह्वान। आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती में ऐप्स बनाने वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी सहायता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को दी बड़ी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश भर में 98 पार्क और व्यायामशालाएं ग्रामीणों को की समर्पित। प्रदेश का पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिरसा में शुरू। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश के अन्य जिलों में भी बनेंगे ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और देश भर में मना गुरु पूर्णिमा पर्व। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने देशवासियों को दी पर्व की बधाई। ब्रह्म सरोवर के तट पर श्रद्धालुओं ने पवित्र जल का आचमन कर किया गुरु वंदन। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।